राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। प्राचीन समय से भारत कृषि प्रधान देश रहा है, आज भी कृषि प्रधान देश है। और जब कृषि प्रधान देश है तो उसका मुख्य आधार, मुख्य आजीविका या तो खेती से चलती है या फिर पशुपालन से चलती है। यद्यपि भारत में दूध का उत्पादन निरंतर बढ़ रहा है और आज भारत दूध उत्पादन में विश्व में नंबर 1 पर है। और विश्व में जितना दूध पैदा होता है उसका 1/4 दूध भारत में पैदा होता है। लेकिन इस दूध उत्पादन के लिए भारत में एक नया प्रचलन शुरू हुआ है। प्रचलन ये शुरू हुआ है कि हमने अपनी जो हमारी मूल गौ माता होती थी, जो दूध से हमें सिंचती थी, हमारा पालन करती थी, हमें समृद्धि प्रदान करती थी, हमने उसको त्याग कर या तो भैंस का आश्रय पकड़ लिया है या फिर धीरे धीरे हमारे देश में विदेशी आयातित गायों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है। लेकिन जो विदेशी गाय हैं दूध तो अवश्य अधिक देती हैं, लेकिन यदि उसकी तुलना हम अपनी देसी गौ माता के साथ में करें तो निश्चित रूप से आप उन चीज़ों को समझकर, उनके विभेद को समझकर फिर वो जो विदेशी गाय है उसको आप अपने घर पर रखना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए हर तरह का हानि का सौदा है। तो इसमें जो हमारी जर्सी देसी गाय है उसका जर्सी गाय से सिर्फ शारीरिक रूप से ही विभेद नहीं रहता, शारीरिक रूप से ही अंतर नहीं रहता, उसकी आंतरिक संरचना और जो दूध के रूप में या गोबर के रूप में, मूत्र के रूप में जो उत्सर्जन करती है उनको लेकर भी एक विभेद रहता है। और उनका भी हमारे ऊपर कई तरह के दुष्प्रभाव पड़ते हैं। जैसे कि हमारी जो गाय है उसकी 2-3 ऐसी जो चिन्ह हैं, प्रतीक हैं जो हमें हमारी गाय को जर्सी गायों से पृथक करती है। आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ जो गाय होती है उसकी कमर पर, चाहे वो गाय हो नंदी हो, दोनों के कंधे पर एक उभार रहता है, इसको हम हेम्प कहते हैं। तो हमारी भारतीय गाय की ये विशिष्टता है। दूसरी हमारी गौवंश के सींग होते हैं, ये भी हमारी विशिष्टता है। और तीसरी एक और विशिष्टता है, वो गले में एक झालर सी लटकी रहती है, इसको गलखंभ कहते हैं, ये भी हमारी एक विशिष्टता है। और इन तीनों चीज़ों की अपनी विशेष स्पेशलिटी है, ये उस गाय के अंदर नहीं होती, क्योंकि उसका विकास जो है एक नई जोग्राफिकल, एक नए वातावरण में हुआ है। हमारा वातावरण, हमारी जो प्राकृतिक स्थिति है उससे बहुत भिन्न है। वैसे आपने एक अनुभव किया होगा, यदि आप एकाएक कुछ साल के लिए चीन चले जाएं तो धीरे धीरे आप में या आपके बच्चों में शारीरिक रूप से परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। या फिर आप यदि आप प्लेन एरिया के वासी हैं और एकाएक आप लद्दाख चले जाएं या फिर गढ़वाल के किसी ऊंचाई वाले क्षेत्र में चले जाएं तो वहां जाके आप तीसरे दिन अपना खून टेस्ट कराएंगे तो खून में जो प्लेन एरिया में रहते थे उस खून में संरचना में बदलाव आ जाएगा, क्योंकि वहाँ जो आपके लाल रक्त कणिकाओं की जो शुरुआती अवस्था है ज़्यादा मात्रा में बनती है, क्योंकि वहाँ आपके अंदर जो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाने के लिए ज़्यादा मात्रा में, ज़्यादा संख्या में लाल रक्त कणिकाओं की आवश्यकता होती है। यानी कि जब भी किसी ऐसे वातावरण में, ऐसी भौगोलिक स्थिति में आप जाते हैं जो आपकी भौगोलिक स्थिति से अलग है, तो वहाँ तत्काल आपके ऊपर, शरीर के ऊपर अंतर पड़ते हैं। तो इसी तरह हमारी जो गौ माता है हमारे वातावरण में पली बसी है और हजारों सालों से यहाँ वो अपना अस्तित्व बनाए हुए है। तो ये परिवर्तन उसके कारण हुए हैं, और ये तो भौतिक परिवर्तन है, वहाँ परिवर्तन है, आंतरिक परिवर्तन भी हैं। इसके कारण हमारी गौ माता के खून में जो एक एंटीबॉडीज होता है, इसको हम इम्यूनोग्लोबिन कहते हैं, वो काफ़ी संख्या में, लेकिन जो हम विदेश से गाय मंगाते हैं वो दूध तो ज़्यादा मात्रा में देती हैं, लेकिन उनमें इम्यूनोग्लोबिन की जो दर है वो कम रहती है, इसलिए उनकी प्रतिरक्षक शक्ति कमज़ोर पड़ती है। और इसीलिए भारत में आते ही वो कई तरह के रोगों के शिकार बन जाती हैं, या उनका शारीरिक तापमान है या शारीरिक क्रियाएँ अस्त व्यस्त होती चली जाती हैं। एक बात और भी है, वो दूध तो काफ़ी मात्रा में देती हैं, कभी कभी 30-40 लीटर तक भी दूध दे देती हैं प्रतिदिन, लेकिन उनका जो ब्यात की संख्या है वो 2 या 3 के बाद एक तरह से अस्त व्यस्त होने लगता है। और ज़्यादातर ऐसी आयतित जो गाय हैं, चाहे वो हॉलिस्टीन हैं, फ्रिजियन हैं,
चाहे जर्सी हैं, वो 2-3 ब्यात के बाद गर्भ धारण नहीं कर पाती हैं। गर्भ धारण में ही उन्हें परेशानी आने लगती है। इसके बाद उनका डाइजेशन सिस्टम खराब होने लगता है। वो दूध तो देती नहीं है, लेकिन शारीरिक रूप से भी एक बोझ बन जाती है। तो एक ये भी अंतर है। तीसरा, उनकी दूध देने की क्षमता निरंतर घटती चली जाती है। लेकिन एक मूल तत्व में आना चाहता हूँ, वो मूल तत्व बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी गौ माता को, चाहे वो कम मात्रा में दूध देती हो, इन विदेशी गौओं पर प्रभावी साबित करती है। और वो ये है कि हमारी गौ माता का जो पाचन तंत्र है उन गायों से बिल्कुल अलग है। एक तो यही है, हम सब जानते हैं कि हमारी गौ माता विशुद्ध शाकाहारी है, उसे किसी तरह की अन्न की आवश्यकता नहीं रहती। हाँ, यद्यपि कुछ अवधि में जब वो ब्याती है, जब वो गर्भ धारण के अंतिम अवधि में रहती है या बच्चा जन्म देती है, तब 1-8 महीने के लिए हम जौ का दलिया खिलाना पसंद करते हैं, अलसी देना पसंद करते हैं, या फिर अनाज का चोकर देते हैं। खली देना से उसका डाइजेशन सिस्टम ठीक रहता है, पाचन तंत्र ठीक रहता है, और खली में काफ़ी मात्रा में फैट भी रहता है जो उसके पाचन तंत्र को और पाचन क्रियाओं को सामान्य रखने में बहुत मदद करता है। तो खली भी आवश्यकता है। लेकिन जो जर्सी गाय है वो शुद्ध शाकाहार पर नहीं रह सकती, उसको अन्न की आवश्यकता है। इसलिए जो हमारी अपनी गाय है वो हमारे शाकाहार को सहजता से पचा लेती है, और हमारी गाय का जो पाचन तंत्र है जो विदेशी गाय है उसकी तुलना में कुछ लंबा रहता है, और आंतरिक जो पाचक रस हैं जो पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इनमें भी अंतर पाया जाता है। इसीलिए हमारी गौ माता हर तरह के शाकाहार को, हरे चारे को, सूखे चारे को सहजता से पचा लेती है, और अर्ध ठोस के रूप में गोबर का त्याग करती है। लेकिन जो विदेशी आयातित गाय है वो हमेशा दस्त जैसी अवस्था में रहती है, उसके गोबर में काफ़ी हिंसा अपचित रहता है। इसलिए उसके अंदर जो बड़े सेलुलोज, उसको रेशा कहते हैं, की मात्रा ज़्यादा रहती है, और वो तलर भी रहता है। उसमें अपरिचित आहार का अंश ज़्यादा रहने से एक तरह की दुर्गंध भी आती है। दुर्गंध ही नहीं आती, उसमें कई तरह के जीवाणु बीमाणु विकसित हो जाते हैं। इसलिए ऐसे गोबर को जब अपने आप खेतों में डालते हैं तो उस खेतों में कई तरह के हानिकारक या रोग कारक जीवाणु का विकास बढ़ जाता है। इसके विपरीत जो हमारी देसी गाय है उसके गोबर में तो जीवाणुओं की सक्रियता को कम करने की क्षमता रहती है। इसलिए कई तरह के रोग कारक हानिकारक जीवाणु गौ माता के स्पर्श से ही नष्ट हो जाते हैं, उसकी गंध से ही समाप्त हो जाते हैं, निष्क्रिय पड़ जाते हैं। इसलिए हम गाय के गोबर का प्रयोग हम कई तरह के रोगाणुओं से मुक्ति पाने के लिए भी करते हैं। खाद के रूप में जब प्रयोग करते हैं तो हमारी गौ माता के गोबर में कई तरह के ऐसे बैक्टीरिया या सक्रिय रसायन रहते हैं जो खेत की उर्वरता बढ़ाते हैं, खेत के जो पोषक तत्व हैं उनमें वृद्धि करते हैं। और यदि खेतों में किसी तरह की विकृति आ गई है, पोषक तत्वों की कमी आ गई है, तो उनकी आपूर्ति करती हैं। लेकिन ये कार्य जर्सी गाय के गोबर से या दूसरी विदेशी गाय हैं उनके माध्यम से नहीं हो सकता, क्योंकि उनके माध्यम से तो कई तरह के जीवाणु का विकास बढ़ जाता है। और एक चीज़ और भी देखी गई है, यहाँ हमारे देसी गौ माता गोबर का त्याग करती है। देसी गाय के अलावा बकरी है, भेड़ हैं, ऊँट हैं, यहाँ ये गोबर का त्याग करती हैं। वहाँ दीमक का विकास नहीं होता है, दीमक वहाँ उस स्थान को छोड़ चला जाता है। तो इसलिए ऐसे खेतों में या ऐसे स्थानों के आसपास आपको दीमक की सक्रियता कम देखने को मिलती है। इसके विपरीत यहाँ ऐसी विदेशी गायों का पालना किया जाता है या फिर गोबर आदि का प्रयोग होता है, वहाँ दीपक की सक्रियता सबसे ज़्यादा देखी जाती है। ये दीपक बहुत खतरनाक है। दीमक के बारे में फिर कभी विस्तार पूर्वक आपको मैं वीडियो बना के बताऊंगा कि इस दीमक ने भी हमारी नाक में दम किया हुआ है। ये दीमक हर साल हमारे देश में कम से कम 1 लाख करोड़ का नुकसान कर जाता है, क्योंकि कई तरह के फर्नीचर को नष्ट कर देता है, अलमारियों को समाप्त कर देता है। लकड़ी का तो ये दुश्मन है, यद्यपि किसान का मित्र होने के नाते कई तरह की अच्छे प्रभाव भी देता है। लेकिन जब से हमने इस जर्सी गाय को अपने घर पर बांधना शुरू किया है, उसके गाय गोबर को भी हमने खाद के रूप में अपने खेतों में डालना शुरू किया है,
तब से ये दीमक हमारे लिए एक शत्रु बन गया है, राक्षस के रूप में हमारे सामने प्रकट हो गया है और अब हमें हानि दे रहा है। तो जो हम जर्सी गाय पालते हैं, विदेशी गायों को अपने घर पर रखते हैं, उससे दीमक का प्रकोप भी बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा अपनी देसी गाय के साथ में नहीं रहता। देसी गाय के गोबर से तो दीमक की सक्रियता घटती है, दीमक स्वतः उस स्थान को छोड़ के चला जाता है, क्योंकि गाय के गोबर के या गौमूत्र में ऐसी गंध भी रहती है, ऐसे रसायन भी रहती हैं जो दीमक को भागने पर मजबूर कर देती हैं। तो ये भी विशेषता हमारी गाय की है। तो गाय के माध्यम से यदि हम अपनी खेती करते हैं या गाय का दूध का सेवन हम करते हैं तो हमें उससे विशेष लाभ भी मिलते हैं और विशेष सुविधाएं मिलती हैं, क्योंकि हमारे जो देसी गाय का दूध है वो तो बहुत ही उपयोगी पौष्टिक तत्वों से भरपूर है। लेकिन जो विदेशी गाय हैं उनका दूध में तो ऐसे रसायन हैं जो कई तरह के विपरीत प्रभाव डालते हैं। इसलिए पश्चिमी देशों में यहाँ की ये गाय हैं, वहाँ के लोग अपनी गाय का दूध नहीं पीते। क्यों नहीं पीते? क्योंकि उस दूध के कारण उनको कई तरह के रोग लग जाते हैं, उनके स्वास्थ्य में कई तरह की गिरावट आने लगती है, उनकी शारीरिक क्षमता समाप्त होती चली जाती है, उनकी त्वचा पर भी इसके प्रयोग से कई विपरीत प्रभाव पड़ते हैं। तो इसलिए वहाँ धीरे धीरे अपनी गाय का जो प्रोडक्ट है उसके उपयोग की दर घटती चली जा रही है। यद्यपि वो लोग गाय इसलिए पालते हैं कि उन्हें व्यापार करना है और गाय के प्रोडक्ट को भारत जैसे देशों को एक्सपोर्ट करना है। तो यदि आप देसी गाय और जर्सी गाय में से चुनाव करना चाहते हैं, यद्यपि देसी गाय में दूध पैदा करने की क्षमता कम है, लेकिन तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो वो हर मामले में विदेशी आयातित जो गाय है उस पर भारी सिद्ध होती है, प्रभावी सिद्ध होती है। क्योंकि हमारी गाय तो 8-10 ब्यात देती है, 8-10 साल दूध दे सकती है, उसके बाद भी जिंदा रह के गोबर आदि त्याग करती रहती है। लेकिन जो विदेशी गाय है वो 3 ब्यात के बाद ही बोझ बनने लगती है, या तो उसे कोई बीमारी लग जाती है, गर्भ धारण करने की संभावना उसकी घटती चली जाती है, और जब गर्भ धारण नहीं कर पाएगी, बच्चे को जन्म ही नहीं देगी, तो दूध की आशा कैसे कर सकते हैं। हाँ, यद्यपि शुरुआत में वो अच्छा दूध देती है, उस अच्छे दूध की मात्रा को देख के ही हमारा मुंह में लार आ जाती है और उसे हम घर में बांध लेते हैं। लेकिन अल्टीमेटली देखेंगे तो ये गाय आपके लिए हर तरह से नुकसानदायक है। इसको पालना बांधना आपके लिए बोझ बन जाता है, और आपके ऊपर भी बोझ नहीं बनता। यदि आप अपने घर में गाय का दूध प्रयोग करते हैं तो स्वास्थ्य को भी लेकर भी कई तरह की परेशानी खड़ी हो जाती हैं, और जिन लोगों को आप अपनी गाय का दूध प्रयोग कराते हैं उनके सामने भी ऐसी स्थितियाँ बनती चली जाती हैं।